चौहान है और मैं आपको 12th क्लास के इकोनॉमिक्स का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। आज हमारी वीडियो नंबर 3.4 है। वीडियो नंबर 3.3 में हमने बैंकिंग चैप्टर्स के बारे में कुछ टर्म्स पढ़े थे, जिसमें सेंट्रल बैंक के कुछ इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे। सेंट्रल बैंक की एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसके अंदर उसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय होते हैं। उन सबको हमने डिस्कस किया था। हमने वो क्यों पढ़े थे? क्योंकि वो सारे के सारे जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो क्रेडिट पर किसी ना किसी तरीके से इंपैक्ट डालते हैं। अब आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि उन इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जो सेंट्रल बैंक है वो किस तरीके से इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है या क्रेडिट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में मैंने सबसे पहले वही इंस्ट्रूमेंट्स का नाम लिखा है। मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट थे, इन इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट था रेपो रेट, दूसरा इंस्ट्रूमेंट बैंक रेट, तीसरा इंस्ट्रूमेंट रिवर्स रेपो रेट, चौथा इंस्ट्रूमेंट स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेट, पांचवा इंस्ट्रूमेंट कैश रिजर्व रेशियो, छठा इंस्ट्रूमेंट है इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशंस। एक्चुअल में स्टार्टिंग के जो ये 6 इंस्ट्रूमेंट हैं, इन 6 इंस्ट्रूमेंट्स को क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स कहा जाता है, जबकि इसके बाद के जो ये 3 मेजरमेंट हैं इनको क्वालिटेटिव मेजरमेंट कहा जाता है, जिसमें एक तो आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा आता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट और तीसरा आता है इसके अंदर मोरल सुएशन। मोरल सुएशन को हिंदी में हम नैतिक प्रभाव कहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने इन सब के बारे में डिस्कस किया था और ये बताया था ये सारे होते क्या हैं। आज मैं इनके इंपैक्ट बता रहा हूं। ठीक है, तो वन बाय वन मैं इन सभी पॉइंट के इंपैक्ट डिस्कस करूंगा। किस चीज के ऊपर? क्रेडिट के ऊपर, कि आरबीआई जब इनको यूज करता है तो क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करेगा। क्लियर है? चलो, सबसे पहला आता है तुम्हारे इसमें जिसको हम बोलते हैं रेपो रेट। मैं फिर भी एक बार रिपीट कर दूंगा इनके साथ में। देखो, जैसे आरबीआई है और ये स्टेट बैंक है, कमर्शियल बैंक है और ये सेंट्रल बैंक है। जब स्टेट बैंक आरबीआई से कोई लोन लेता है तो आरबीआई क्या करता है, इस लोन के ऊपर इस पे एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। जब भी आरबीआई कमर्शियल बैंकों को, जब भी हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन देता है तो उस लोन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कराता है। या तो वो लोन शॉर्ट टर्म होते हैं या फिर वो लोन लॉन्ग टर्म होते हैं। अगर ये लोन शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म लोन्स के ऊपर लगाई जाने वाली रेट रेपो रेट होती है, जबकि लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर लगाई जाने वाली रेट बैंक रेट होती है। रेपो रेट और बैंक रेट है बिल्कुल सेम टर्म्स ही, सिर्फ उनके टर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रेपो रेट है या फिर बैंक रेट है। रेपो रेट क्या होता है? देखो, जब रेपो रेट आरबीआई अगर चाहे, क्योंकि ये रेपो रेट और बैंक रेट दोनों ही ऐसी हैं जो आरबीआई डिसाइड करता है। आरबीआई अगर चाहे तो रेपो रेट बढ़ा भी सकता है और रेपो रेट घटा भी सकता है। अब एक बात सोचो, अगर मान लो आरबीआई, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए आरबीआई इस कमर्शियल बैंक से 5% का इंटरेस्ट चार्ज करता था। अब आरबीआई इसे 5% से बढ़ाकर 8% कर देता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इतनी रेपो रेट होती नहीं है। आरबीआई स्टेट बैंक से जो अब रेट चार्ज कर रहा है वो कितना कर रहा है? 8%। अगर इसने रेट बढ़ाई तो रेट बढ़ाने का मतलब है जो कमर्शियल बैंक है वो कमर्शियल बैंक अब लोन कम लेंगे। रीजन, उन्हें इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर स्टेट बैंक लोन कम लेगा तो वैसे बात है स्टेट बैंक इकोनॉमी में भी लोन कम देगा, तो इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट की सप्लाई घट जाएगी। जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों के लिए रेपो रेट को इंक्रीज कर देते हैं तो इंक्रीज करने से जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ये कमर्शियल बैंक अपने लोन के लेवल को, क्रेडिट के लेवल को, जो किससे बोरो कर रहे थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उसको घटा देते हैं। और जब कमर्शियल बैंक लोन कम लेते हैं तो इकोनॉमी में भी लोन कम जाता है, और अगर इकोनॉमी में लोन कम जाएगा तो इकोनॉमी में लोन का लेवल, मतलब क्रेडिट का लेवल डाउन हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि जब रेपो रेट को बढ़ाया जाता है तो रेपो रेट को बढ़ाने से जो क्रेडिट का लेवल है वो क्या होगा? डाउन हो जाएगा। ठीक है, सेम इसका अपोजिट अगर हम देखें तो आरबीआई इसे अगर चाहे तो घटा भी सकता है। मान लो आरबीआई ने इसे 5% से 2% कर दिया। अगर आरबीआई इसे पहले से डाउन कर देगा, पहले से घटा देगा, तो रेपो रेट घटाने से अब कमर्शियल बैंकों के लिए लोन सस्ता होगा, उन्हें इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से ज्यादा लोन लेंगे, और जब भी कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेंगे तो इकोनॉमी में भी ज्यादा लोन दे सकते हैं। इसका मतलब अब इकोनॉमी में जो क्रेडिट का लेवल है वो बढ़ जाएगा। अगर रेपो रेट को घटा दिया जाए तो रेपो रेट को घटाने से जो इकोनॉमी में क्रेडिट का लेवल है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ऐसे इंपैक्ट करेंगे। जैसे सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट क्या बता रहा है? रेपो रेट बढ़ेगी तो क्रेडिट का लेवल इकोनॉमी से डाउन हो जाएगा।
रेपो रेट घटेगी तो क्रेडिट का लेवल इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड आता है बैंक रेट। मैंने क्या बताया था, जब कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक जो है ये एक कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक, जब कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, एक सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं, तो वो लोन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकता है। शॉर्ट टर्म वाली जो रेट होगी वो कहलाती है रेपो रेट, और जो लॉन्ग टर्म वाली लोन की जो रेट है वो कहलाती है बैंक रेट। हम यहां पर बात तो सेम वही रेट की कर रहे हैं, इंपैक्ट भी यहां पर रेपो रेट की तरह बिल्कुल सेम पड़ेंगे। अगर बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए तो कमर्शियल बैंक लोन कम लेंगे रिजर्व बैंक से, और अगर कमर्शियल बैंक लोन कम लेंगे तो वैसी बात है इकोनॉमी में लोन कम जाएगा, क्रेडिट का लेवल घट जाएगा। अगर बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए तो बैंक रेट को बढ़ाने का मतलब है जो इकोनॉमी में क्रेडिट का लेवल होगा, ये क्रेडिट का लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। माइनस का मतलब घटना, प्लस का मतलब बढ़ना, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं। सेम इसी तरीके से अगर बैंक रेट को घटा दिया जाए तो बैंक रेट को घटाने का मतलब होता है जो कमर्शियल बैंक है उनकी जो परचेज लोन लेने की जो पावर है वो पहले से ज्यादा होगी। जब इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा तो कमर्शियल बैंक लोन ज्यादा लेंगे, कमर्शियल बैंक लोन ज्यादा लेंगे तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक इकोनॉमी में भी लोन ज्यादा देंगे, इकोनॉमी में क्रेडिट का लेवल बढ़ जाएगा। अब हम क्रेडिट की जगह एक दूसरा वर्ड मनी सप्लाई भी यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है जब तुम उधार ज्यादा देते हो तो मनी ज्यादा जा रहा है इकोनॉमी में, तो बोल सकते हैं मनी सप्लाई बढ़ी है। क्रेडिट का बढ़ना, मनी सप्लाई का बढ़ना, दोनों का मीनिंग सेम है। थर्ड आता है तुम्हारे इसमें रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट के बारे में क्या बताया था, जब कमर्शियल बैंकों के एक्सेस फंड्स सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट होते हैं तो सेंट्रल बैंक उन डिपॉजिट्स पर एक इंटरेस्ट की रेट देता है। इंटरेस्ट की एक परसेंटेज होती है जो किसको पे करता है, कमर्शियल बैंकों को। मैं अगर अपने बैंक के अंदर पैसा जमा करा रहा हूं तो उस पर मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिलता है। सेम ऐसी अगर कमर्शियल बैंक अपने पैसे को आरबीआई के पास जमा कराते हैं तो आरबीआई कमर्शियल बैंकों को इंटरेस्ट देता है। वो इंटरेस्ट की रेट क्योंकि रेपो रेट के बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, इसलिए उसे रिवर्स रेपो रेट, विपरीत रेपो दर कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट का जो डिटर्मिनेशन है ये सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। सेंट्रल बैंक इसे बढ़ा भी सकता है, सेंट्रल बैंक इसे घटा भी सकता है। अब अगर सेंट्रल बैंक क्या करता है, इस रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। अगर सेंट्रल बैंक ने रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करा तो इंक्रीज करने से क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक है वो अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करेंगे क्योंकि उन्हें पहले से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर कमर्शियल बैंकों ने अपना ज्यादा पैसा सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कर दिया तो इसका मतलब इनका पैसा सेंट्रल बैंक के पास ब्लॉक हो गया। अब ये पैसा मार्केट में कम दे पाएंगे, मतलब मार्केट से जो क्रेडिट का लेवल है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में मार्केट में क्रेडिट का लेवल घट जाएगा। बट अगर मैं इसका रिवर्स देखूं तो रिवर्स में क्या है, अगर सेंट्रल बैंक इस रिवर्स रेपो रेट को पहले से घटा दे तो कमर्शियल बैंक अपने ज्यादा से ज्यादा पैसे को, अपने जो भी उनका एक्सेस फंड्स है उनको सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें अब इंटरेस्ट पहले से कम मिलेगा। अगर वो इस पैसे को डिपॉजिट नहीं करेंगे तो अब वो क्या करेंगे, इस पैसे को मार्केट में लोन पर यूज करेंगे, और अगर मार्केट में लोन पर यूज करा तो रिवर्स रेपो रेट घटाने से मार्केट में जो क्रेडिट का लेवल था वो क्या हो गया, इंक्रीज। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लास्ट क्लास में मैंने बताया था जो हमारी कंट्री के कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ये कमर्शियल बैंक कुछ पैसा अपने पास मेंटेन करते हैं, कुछ पैसा आरबीआई के पास मेंटेन करते हैं, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो उसे लोन पर यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज परचेज करने में यूज, वो उनको पर डिपेंड करता है। मेनली मैं इन दो टर्म्स की बात कर रहा हूं। अगर ये अपनी एक टोटल डिपॉजिट का एक परसेंटेज अपने पास रखते हैं तो इस वाली परसेंटेज को हमने नाम दिया था एसएलआर। बट अगर मैं कहता हूं इन्होंने एक परसेंटेज किसके पास रखी, आरबीआई के पास, तो इसको नाम दिया जाता है सीआरआर। एसएलआर और सीआरआर जो है इन्हें कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। एसएलआर और सीआरआर जो है, एसएलआर हर 15 दिनों में रिवाइज करी जाती है जबकि सीआरआर वीकली बेसिस पर रिवाइज होती है। एसएलआर जो है अगर आरबीआई से बढ़ा दे या घटा दे तो भी एक क्रेडिट पर इंपैक्ट करेगा। कैसे, अगर एसएलआर को आरबीआई ने क्या करा, इंक्रीज कर दिया। एसएलआर इंक्रीज होने का मतलब कमर्शियल बैंकों को अपना पैसा पहले से ज्यादा अपने पास सेफ रखना पड़ेगा। कमर्शियल बैंकों को पहले 20% एसएलआर मेंटेन करना पड़ता था, अब उसे सेंट्रल बैंक ने क्या करा, 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया। इसका मतलब 5% एक्स्ट्रा तुम्हें अपने पास मेंटेन करना है। अब तुम क्या करोगे, मार्केट से लोन घटाओगे। तुम पहले 100% में से 20% अपने पास मेंटेन करते थे, 80% मार्केट में लोन देते थे।
अब तुम्हें क्या करना है, 25% मेंटेन करना है। इसका मतलब अब तुम सिर्फ 75% लोन दे सकते हो, लोन का लेवल मार्केट से घट जाएगा। जब एसएलआर का लेवल इंक्रीज हुआ तो मार्केट से जो क्रेडिट का लेवल था वो क्या हो गया, घट गया। बट अगर एसएलआर के लेवल को घटा दिया जाए, एसएलआर अगर कमर्शियल बैंक जो भी एसएलआर मेंटेन करता है अगर उसे सेंट्रल बैंक पहले से डाउन कर दे, तो अब कमर्शियल बैंकों की अपनी टोटल डिपॉजिट का पहले से कम पोर्शन अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर कम मेंटेन करना पड़ेगा तो जो एक्स्ट्रा पैसा था, पहले हम 20% मेंटेन करते थे, अब सिर्फ 15% मेंटेन कर रहे हैं। 5% जो पैसा बचा उसको भी लोन पर देना स्टार्ट करो। पहले हम 80% लोन देते थे, अब हम 85% लोन दे पाएंगे। इसका मतलब इकोनॉमी में क्रेडिट का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यह आता है हमारा एसएलआर का इंपैक्ट। एसएलआर और सीआरआर इन दोनों के इंपैक्ट बिल्कुल सेम होते हैं। अगर मैं सीआरआर की बात करूं तो सीआरआर का मतलब क्या था, कमर्शियल बैंक अपनी टोटल डिपॉजिट्स का, जैसे ये कमर्शियल बैंक है, ये अपनी टोटल डिपॉजिट का एक पोर्शन किसके पास रखते हैं, आरबीआई के, और जो पोर्शन आरबीआई के पास रखा जाता है ये कहलाता है क्या, सीआरआर। ठीक है, अब इस सीआरआर के बारे में अगर हम बात करें तो सीआरआर भी रिवाइज होता है वीकली बेसिस पर। जो सेंट्रल बैंक है वो इस सीआरआर को इंक्रीज भी कर सकता है, सीआरआर को डिक्रीज भी कर सकता है, और ये भी हमारी इकोनॉमी की क्रेडिट पर इंपैक्ट करता है। अगर सेंट्रल बैंक सीआरआर को इंक्रीज कर दे, सेंट्रल बैंक सीआरआर को इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक अपनी टोटल डिपॉजिट का पहले से ज्यादा पोर्शन किसके पास मेंटेन करेंगे, आरबीआई के पास। और अगर ज्यादा पोर्शन इधर मेंटेन करना पड़ गया तो इकोनॉमी से लोन का लेवल, क्रेडिट का लेवल क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि कमर्शियल बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम होगा, और जब लोन का ही पैसा घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट का लेवल भी डाउन हो जाएगा। जब सीआरआर इंक्रीज होता है तो सीआरआर इंक्रीज होने का मतलब इकोनॉमी में क्रेडिट का लेवल डिक्रीज हो जाता है। बट अगर सीआरआर को डिक्रीज कर दिया जाए, सीआरआर को घटा दिया जाए, तो सीआरआर को घटाने का मतलब कमर्शियल बैंकों को अपनी टोटल डिपॉजिट का पहले से कम पोर्शन आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होगा। जब कमर्शियल बैंकों की डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है वो घटेंगी तो उनके पास मनी ज्यादा अवेलेबल होगा जिसको वो इकोनॉमी में लोन पर यूज कर सकते हैं। और अगर इकोनॉमी में लोन पर यूज करा तो इकोनॉमी में जो क्रेडिट का लेवल था ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्लियर है? तो एसएलआर और सीआरआर अगर देखा जाए तो बिल्कुल एक सेम इंपैक्ट ये डालते हैं। जैसे रेपो रेट और बैंक रेट के इंपैक्ट बिल्कुल सेम थे, ऐसे ही एसएलआर और सीआरआर भी बिल्कुल सेम तरीके से इंपैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है सेल ऑफ सिक्योरिटीज या परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहलाते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था ये टॉपिक इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ यही आएगा, बट फिर भी ओपन मार्केट ऑपरेशंस सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते क्या हैं? जिसने भी लास्ट क्लास नहीं देखी वो हमारी वीडियो नंबर 3.3 में जाओ, 3.3 में इस चीज के बारे में पढ़ो कि सेल ऑफ सिक्योरिटी और परचेज ऑफ सिक्योरिटी को ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्यों कहा गया था। मैं थोड़ा सा फिर भी इसको ओवरव्यू दे रहा हूं। आरबीआई के पास अपनी सिक्योरिटीज होती हैं, कमर्शियल बैंकों के पास अपनी सिक्योरिटीज होती हैं। सिक्योरिटीज मींस प्रतिभूतियां, जिसमें शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये चीजें आ जाती हैं। अगर आरबीआई ने अपनी सिक्योरिटीज को किसको सेल करा, कमर्शियल बैंकों को। अब अगर मैं कहता हूं मैंने अपने शेयर्स किसी को बेच दिए तो उसके पास से मेरे पास मनी आएगा। आरबीआई ने अगर अपनी सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंकों को बेची तो कमर्शियल बैंकों ने पैसा दिया होगा आरबीआई को, तो कमर्शियल बैंकों के पास मनी घट गया, कमर्शियल बैंकों के पास पैसा ब्लॉक हो गया जो आरबीआई के पास गया। और अगर कमर्शियल बैंकों के पास ही पैसा नहीं बचेगा तो इकोनॉमी में लोन का लेवल घट जाएगा। तो इसका मतलब जब सिक्योरिटीज को सेल करा गया तो सिक्योरिटीज को सेल करने से क्रेडिट का लेवल इकोनॉमी में डाउन हुआ। क्यों डाउन हुआ? क्योंकि कमर्शियल बैंकों ने जब सिक्योरिटीज परचेज करी तो कमर्शियल बैंकों का पैसा कहां गया, आरबीआई के पास, और आरबीआई के पास जाकर वो ब्लॉक हुआ। और जब आरबीआई के पास वो ब्लॉक हो गया तो कमर्शियल बैंकों का खुद का जो मॉनेटरी लेवल है वो डाउन होगा, और मॉनेटरी लेवल डाउन होने से इकोनॉमी में भी क्रेडिट का लेवल घट जाएगा। बट अगर अपोजिट इसकी बात करी जाए परचेज ऑफ सिक्योरिटी की, तो आरबीआई चाहे तो कमर्शियल बैंकों की सिक्योरिटीज को परचेज भी कर सकता है। कमर्शियल बैंकों की जो अपनी सिक्योरिटीज है अगर उसने आरबीआई को बेच दिया तो आरबीआई ने क्या करा, उन सिक्योरिटीज के बदले पैसा दिया होगा कमर्शियल बैंकों को। कमर्शियल बैंकों का जो मॉनेटरी लेवल है, कमर्शियल बैंकों के पास जो मनी का लेवल है वो इंक्रीज हुआ, और जब कमर्शियल बैंकों का मनी लेवल इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी में कमर्शियल बैंक लोन भी ज्यादा देंगे, जिससे इकोनॉमी में क्रेडिट का लेवल बढ़ जाएगा। इसका मतलब जब परचेज करा गया सिक्योरिटीज को तो इकोनॉमी में क्रेडिट का लेवल इंक्रीज हो गया। ठीक है,
ये ध्यान रखना, परचेज या सेल कौन कर रहा है? आरबीआई। आरबीआई ने जब सेल करा तो ये इंपैक्ट पड़ा, आरबीआई ने जब परचेज करा ये इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, किसको सेल होगा? कमर्शियल बैंकों को। किससे परचेज होगा? कमर्शियल बैंकों से। ठीक, नेक्स्ट आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का मतलब मैंने क्या बताया था, जब हम लोन देते हैं तो लोन के बदले एक एडिशनल सिक्योरिटी देनी होती है। अगर मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो उसके बदले मुझे जो सिक्योरिटी देनी है उसकी वैल्यू इस लोन की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। सिक्योरिटी की वैल्यू और लोन की वैल्यू के डिफरेंस को ही एक्चुअल में क्या नाम दिया जाता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। इसको ऋणों की सीमांत आवश्यकता कहते हैं। एक्चुअली में रिक्वायरमेंट कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। आरबीआई इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज भी कर सकता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज भी कर सकता है। भाई मान लो हमें 10 लाख का लोन लेने के लिए 12 लाख की सिक्योरिटी देनी है, 2 लाख रुपए की मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अब इसी 10 लाख पर मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाता है। ये क्या शो करता है कि 10 लाख का अगर तुम लोन लोगे तो अब तुम्हें 15 लाख की सिक्योरिटी देनी होगी। जब तुम्हें सिक्योरिटी ज्यादा देनी होगी तो एक तरीके से लोन तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तुम ज्यादा सिक्योरिटी देना नहीं चाहोगे, ऐसी कंडीशन में लोन का लेवल इकोनॉमी में नहीं, इकोनॉमी में क्या होगा? डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। पब्लिक लोन ही नहीं लेगी, पब्लिक के लिए लोन एक महंगा होता है स्टार्ट हो जाएगा। जब तुम्हें सिक्योरिटी ज्यादा देनी होती है तो तुम लोन कम लेते हो, और लोन कम लेने का मतलब इकोनॉमी क्रेडिट का लेवल घटेगा। तो जब इकोनॉमी के अंदर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज करा जाता है, सिक्योरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करा जाता है, तो उस कंडीशन में जो लोग हैं, जो पब्लिक है, पब्लिक लोन पहले से कम लेती है, और कम लेने का मतलब इकोनॉमिक क्रेडिट का लेवल डाउन हो जाता है। बट अगर मैं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को पहले से डिक्रीज कर दूं तो अब हमारे लिए लोन पहले से चीप माना जाएगा। मुझे पता है आप 10 लाख का लोन ले लिए, मुझे सिर्फ 11 लाख देने हैं, 12 लाख भी नहीं देने, तो अब मेरे लिए लोन की वैल्यू क्या होगी? एक तरीके से चीप मानी जाएगी। मैं इतनी सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हूं। पहले से अगर सिक्योरिटी घटी तो पब्लिक लोन ज्यादा लेगी, और लोन ज्यादा लेने का मतलब इकोनॉमी में क्रेडिट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना, बट उसके लिमिटेड कोटा के अकॉर्डिंग। किसी भी चीज का जब अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसे राशनिंग नहीं कहते, बट हाँ जब किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन एक लिमिटेड कोटा से होता है तो उसे नाम दिया जाता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब देखो, ये जो राशनिंग ऑफ क्रेडिट है इसे आरबीआई इंक्रीज भी कर सकता है, और राशनिंग ऑफ क्रेडिट को आरबीआई डिक्रीज भी कर सकता है। अगर आरबीआई इस राशनिंग ऑफ क्रेडिट को इंक्रीज कर दे, फॉर एग्जांपल पहले आरबीआई ने डिसाइड करा था कि किसी भी पर्सन को 5 लाख रुपए से ज्यादा लोन नहीं दिया जाएगा, ये लोन का या क्रेडिट का एक कोटा है, उसकी राशनिंग 5 लाख के लेवल्स पर की जा रही है। बट आरबीआई अब इसे क्या करता है? इंक्रीज कर देता है कि 5 लाख से अब हम इकोनॉमी के अंदर 6 लाख रुपए की राशनिंग करेंगे। इसका मतलब राशनिंग का लेवल पहले से इंक्रीज हुआ, और जब राशनिंग का लेवल पहले से इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी क्रेडिट का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहां से क्या होता है, जब इकोनॉमी में राशनिंग बढ़ा दी जाएगी, आरबीआई अगर राशनिंग ऑफ क्रेडिट के लेवल को इंक्रीज करेगा तो इकोनॉमी में क्रेडिट बढ़ जाएगा, और अगर वो इस लेवल को घटा दे तो इकोनॉमी में क्रेडिट का लेवल घट जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, ये आता है हमारा मोरल सॉल्यूशन। मोरल सॉल्यूशन का मतलब होता है नैतिक प्रभाव। आरबीआई अगर चाहे तो इस मोरल सॉल्यूशन की पॉलिसी से भी इकोनॉमी में क्रेडिट का लेवल इंक्रीज कर सकता है और क्रेडिट का लेवल डिक्रीज भी कर सकता है। देखो भाई, आरबीआई क्या है? सभी कमर्शियल बैंकों का एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन। अब आरबीआई अगर ये कहे कि भाई मैं एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन हूं, मैं सभी बैंकों का एक हेड हूं, तो तुम्हें मेरी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना होगा। मैं अगर कहता हूं कि क्रेडिट को तुम्हें बढ़ाना है तो तुम्हें क्रेडिट बढ़ाना पड़ेगा। मैं अगर कहता हूं क्रेडिट घटाना है तो क्रेडिट घटाना पड़ेगा। एक्चुअल में आरबीआई की तरफ से ये क्या है? एक प्रेशर है या एक परसुएशन की पॉलिसी है, मनाकर या फिर दबाव डालकर, दोनों कह सकते हैं। आरबीआई क्या कर रहा है? इकोनॉमी में क्रेडिट का लेवल इंक्रीज भी कर सकता है, और आरबीआई इकोनॉमी में क्रेडिट का लेवल डिक्रीज भी कर सकता है। क्लियर है? तो आज के ये हमारे सारे पॉइंट यहां पर कंप्लीट होते हैं। जो आज की क्लास में हमने पढ़ा वो क्या था टॉपिक, कि इन इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आरबीआई किस तरीके से इकोनॉमी में क्रेडिट को या फिर मनी को कंट्रोल करता है। ठीक है, आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कमर्शियल बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।